एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज की वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ इंडिया, हसन निसार्स बेस्ट एनालिसिस। सो भारत का मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे और जानते हैं कि इनकी ज़ुबानी कि ये क्या कहते हैं भारत के मुस्तकबिल के बारे में। और काफ़ी अच्छे एनालिसिस करते हैं हसन निसार जी। और इनकी बातें मैंने एक बार पहले भी सुनी थी और वो रिएक्शन नहीं दिया था, बट इनकी डिबेट मैंने सुनी थी। मतलब डिबेट भी नहीं थी, ऐसे ही डिस्कशन कर रहे थे, तो वो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी थी। उससे काफ़ी हमें मतलब रियलिटी के ऊपर ये बात करते हैं। तो अगर आपने इनको पहले नहीं सुना तो अभी सुन लें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्ट करते हैं। सो लेट्स बुनियादी बात से बात शुरू करते हैं। हिस्ट्री का लफ्ज निकला है हिस्टोरिया से। उसका मतलब है फैक्ट शीट तैयार करना, फैक्ट फाइंडिंग। हमने तारीख के नाम पे झूठ बोला है, अपनी नस्लों को झूठ पे पाला है। एक बात तो ये हमें समझ लेनी चाहिए। दूसरी बात पाकिस्तान के हवाले से, जिसका मैं आज तक मुझे कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका, कि आज बर्रे सगीर का मुसलमान जो है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। 19 करोड़ के लगभग पाकिस्तान, इतना ही प्लस माइनस इंडिया में खार हो रहा है, और इतना ही बांग्लादेश में। ये क्या कमाल की स्ट्रेटजी थी जिसने 3 टुकड़ों में बांट दिया। एक और बात, जो पाकिस्तान पे कब्जा हुआ फ्यूडल्स का, चूंकि मुस्लिम लीग सवाए, देखें कितना बड़ा अलमिया है ये, कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि पाकिस्तान कहा जाता है, जो मलबा डालते हैं कि जो कायदे आजम ने बनाया और ख्वाब देखा इकबाल ने, वो भी लोअर मिडिल क्लास के थे, इकबाल साहब, और जिन्ना साहब भी लोअर मिडिल क्लास के थे। हाईजैक कर लिया एक का ख्वाब और दूसरे की ताबीर। दोनों के आगे क्वेश्चन मार्क्स हैं, लेकिन चलें, जो पढ़ाया जाता है उसकी रोशनी में बात कर लेते हैं। वो मोटे पेटों वाले, बड़ी बड़ी गर्दनों वाले, मूंछों वाले अंग्रेजों के दलाल टाइप लोग। ये रिकॉर्ड की बात है, मैं स्क्रिप्ट मैंने नहीं लिखा। इतनी इनकी शर्मनाक और गंदी तारीख है जिसका हिसाब कोई नहीं। ये मुल्क हाईजैक हो गया और अब तक है। कांग्रेस को चूंकि एनलाइटेंड क्लास, उनकी बिजनेस क्लास, बिरला टाटा टाइप, वो लोग उसको चूंकि सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए वहां फ्यूडलिज्म खत्म हो गई। यहां मुल्ला, मिलिट्री, जागीरदार, ये इस तरह के लोग, इनका एक इत्तेहाद जो आज तक कायम है। और जुल्म अजीम देखें आप, इस मुल्क में शरिया के नाम पे ये कहा गया कि जागीरदारी जायज है। तारीख में ये बात मौजूद है कि आलम इस्लाम में एक बहुत बड़ा तनाज़ा खड़ा हुआ था जब ये ईरान, इराक, शाम, दमिश्क ये सारे फतह हुए, तो जाहिर है करोड़ों एकड़ अराजी मौजूद थी। तो एक लॉबी थी जिसने कहा, एक गिरोह था और वो अक्सरियत में थे, जिन्होंने कहा जी कि हमें जागीरें दी जाएं। हजरत उमर बिन खत्ताब बहुत आलीशान आदमी थे, उन्होंने कहा नहीं, कुरान की रोशनी में ये माले गनीमत नहीं है, ये माले फै है, ये स्टेट ओन्ड होगा, माले गनीमत है जो तकसीम होता है। वो लॉबी चूंकि अक्सरियत में थी और बहुत ताकतवर लोग थे, बड़े मौसर लोग थे, बड़े मोतबर लोग थे, और उनके लीडर्स में से सैयदना बिलाल भी थे। तो उन्होंने कहा इस तरह गलत रवायत इस्लाम में पड़ जाएगी जागीरदारी की, तो मैंने नहीं ये होने देना। और इतना प्रेशर बिल्ड किया इन हजरात ने कि हजरत उमर को
हजरत अली से राब्ता करके उन्हें कॉन्फिडेंस में लेना पड़ा, उनके साथ ये शेयर करना पड़ा मसला। उन्होंने भी हजरत उमर बिन खत्ताब को सपोर्ट किया। और फिर दुनिया की तारीख की बात नहीं, इसे इस्लाम की तारीख की बात नहीं, पूरी दुनिया की तारीख में पहली बार अगर कहीं लैंड रिफॉर्म्स कमीशन बना तो वो हजरत उमर बिन खत्ताब के जमाने में बना। आज ये क्या तावीलें घड़ते हैं, ये क्या हरकतें करते हैं, किसकी याड़ में? वो जो इकबाल ने कहा था, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं। तो ये जागीरदारों के और जर्नैलों के हत्थे चढ़ गया। थर्ड क्लास किस्म के मौका परस्त पॉलिटिशियंस थे। जिन्ना साहब तो आते ही रुखसत हो गए। ये कितनी दिलचस्प और कितनी अजीब बात है। देखें, फौज का रवैया, ये वही आर्मी थी, ये ब्रिटिश इंडिया की एक ही तरह के ट्रेंड सोल्जर, एक ही इदारों के पढ़े हुए, एक ही असातिज़ा के तरबियत याफ्ता, जो फौजी जी हमारे हिस्से में आए और जो फौजी इंडिया के हिस्से में आए, वो सब ही एक गोद में उन्होंने परवरिश पाई थी, एक ही तरह का दूध पिया था, एक ही तरह की उनकी तरबियत थी। भारत में फौज ने कभी जुर्रत नहीं की, इधर ये कभी बाज नहीं आए। तो इसकी वजह क्या है? हाँ, बिल्कुल ऑपोजिट। क्योंकि यहां मटेरियल बड़ा लालची, बड़ा घटिया, बहुत बेईमान था। और यहां मैं एक इजाफा कर दूंगा आपको कि हाइजीन जो है फाइनेंशियल हाइजीन ही नहीं होती। एक आदमी अगर दयानतदार है लेकिन इक्तदार की हवस का मरा हुआ है तो वो माली तौर पे बददयानत आदमी से भी ज्यादा खतरनाक है। तो ये जो हम कुछ लोगों के बारे में बात करते हैं ना कि उनकी जुराबें फटी भी होती थी, फलाना, नहीं, ये गलत है। इस चीजों को देखने का ये रवैया दुरुस्त नहीं। यहां लेट मी ऐड एक पार्लियामेंटेरियन का जुमला कि जो कौमें अपनी तारीख को डिस्टॉर्ट करती हैं, उसको तोड़ती मरोड़ती हैं, उनमें गंद ऐड करती हैं, एंगलिंग करती हैं, उनकी हालत एक ऐसे बूढ़े जैसी होती है जिसकी नजर बहुत ही कमजोर हो चुकी हो, उसको धुंधला दिखाई देता हो और वो अपनी नजर की ऐनक अपने हाथों से तोड़ दे। होता यह है कि जब आप अपनी नस्लों को झूठ फीड करते हैं तो वो उनके पास फैक्ट शीट होती है। आप अगर आदादो शुमार डाटा अगर कंप्यूटर को भी आप दुरुस्त फीड नहीं करेंगे तो इवन कंप्यूटर विल नॉट बी एबल टू गिव यू द राइट आंसर। तो इंसानी दिमाग तो बिल्कुल ही और चीज है। अगर आपने उनको इन चीजों पे पाला होगा, इस झूठ पे, इस गंदगी पे, गलाजत पे, उनको कभी फैक्ट्स ही नहीं बताए होंगे। और मैं आज सोचता हूं कि हमारे सामने अगर इतनी डिस्टॉर्शन है तो हमारे वो जो बादशाह होते थे, ये एक और बहुत बड़ा झूठ है। बर्रे सगीर पे मुसलमानों की 1000 साल हुकूमत थी। इससे बड़ी लग़्व बेबुनियाद झूठी बात हो ही नहीं सकती। मुसलमान बेचारे को तो 2 वक्त की रोटी मुहावरा मैंने नहीं बनाया, 2 वक्त 3 वक्त के खाने का तस्वुर नहीं था बर्रे सगीर में। मुसलमान जिस दिन खिचड़ खा लेता था उस दिन उसकी बेचारे की ईद हो जाती थी। खिचड़ ये पाकिस्तान बनने के बाद एक ट्रेडिशन रही कि पांव में जूता नहीं होता था। शादी वाले घर में जाते थे, उस वक्त तक जूता बगल में होता था, घर के करीब पहुंच के तो वो जूता पहन लेते थे बेचारे। ठीक है, इनकी रत्ल तो देखें, तारीख बादशाहों की रिहाइश का और उनकी बूदोबाश का और उनके लॉजिस्टिक्स का नाम नहीं है। किसी भी हुक्मरान की अगर असल औकात देखनी हो, उसका असल चेहरा देखना हो, तो देखें कि उसके दौर में अवाम किस हाल में थे। तो ये जो झूठ पढ़ाया जाता है 1000 साल बर्रे सगीर मुसलमानों की हुकूमत ही, एक आर्ग्यूमेंट है मेरा। मैं जहां रखता हूं गूंगे हो जाते हैं। पहले जो दुम पे खड़े होते हैं ना ठेकेदार, जो बहुत बनते हैं, वो बड़बड़ बड़बड़ बातें करते हैं, आर्ग्यूमेंट कोई नहीं। मैं कहता हूं कि अगर 2011 में तुम्हारे हुक्मरान इतने जालिम हैं, ये इतने सफाक हैं, ये इतने बेहिस हैं और इतने बेगैरत हैं, तो इससे अंदाजा नहीं लगता को पागल हो, को भुस भराए भेजा नहीं है कि 2011 जब दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, लाइव पूरी दुनिया एक दूसरे की सूरत हाल देख रही है। जापान में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, हम यहां बैठे देख रहे हैं। हर चीज कोई मतलब कम्युनिकेशन अपने इंतहा पे पहुंची हुई है। अगर इस आलम में भी
ये अपनी रिहाइश गाहों के बाहर रुकावटें खड़ी करके अवाम की तौहीन और तजलील करते हैं, अगर ये मुल्क को लूटते हैं। मैं मुमताज भुट्टो साहब का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि ये मांस खा चुके हैं इस मुल्क का, अब ये हड्डियां खा रहे हैं। अगर आज ये इतने बेशर्म, बेहया, ढीठ, औलादें सवार की हुई हैं, जायदादें बाहर रखी हुई हैं, बच्चे बाहर छोड़े हुए हैं, खुद ये इस मुल्क को इस काबिल नहीं समझते, माफ कीजिए इतना थर्ड क्लास समझते हैं इसे, कि इसका कोई आदमी इलाज के लिए इंग्लैंड जाता है, कोई दुबई जाता है। जरा अंदाजा लगाएं दुबई चीज क्या है। जुमा 8 दिन की पैदाइश है, खाक उड़ती थी कल तक वहां, ठीक है। ये वहां जाते हैं, इनको यहां अपने बच्चों को गवारा नहीं है यहां की तालीम, चूंकि जानते हैं कि घटिया है। इनको इलाज बारे में नहीं, जानते हैं कि थर्ड क्लास है और घटिया है। यहां 2 नंबर दवाएं होती हैं, यहां डॉक्टर्स जो हैं वो ये मुल्क है, एक डॉक्टर दिन में 40 पेशेंट। वेस्ट का मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था, कहीं को 8 या 9 पेशेंट्स देखे, उन्होंने उसको समन कर अदालत में तलब कर लिया। उन्होंने कहा तू करता क्या है, तू डॉक्टर है, कसाईया क्या है तू इतने पेशेंट तूने देखे कैसे? यहां नंगा चिट्टा इस मुल्क में अवाम के साथ जुल्म होता है। डॉक्टर के पास जाओ, वो आपको बेशुमार टेस्ट लिख देगा, चूंकि उसने लेबोरेटरीज में अपना हिस्सा रखा हुआ है, कहेगा फलां लैब से कराएं, टेस्ट भी लिख देगा, दवाइयां भी लिख देगा। इतनी सारी दवाइयां, अंदाजा लगाएं कॉन्ट्रडिक्शन का, इनकी बेहूदगी, इनकी बदजौकी, बदतमीजी, इनके जुल्म का, इनकी बेहयाई का अंदाजा लगाएं कि भाई अगर तो तुम दवाई दे रहे हो इसका मतलब है तुमने डायग्नोस कर लिया है, और अगर कर लिया है तो फिर टेस्ट की कोई जरूरत नहीं। गरीब आदमी के लिए तो बहुत महंगा है वो। अगर नहीं किया तो टेस्ट लिखो, दवाई क्यों लिख रहे हो? लेकिन नहीं हो रहा है, कार्रवाइयां डालते हैं। हमारे पुल पास बनाना हो लास्ट टाइम आप आए थे जिसका सर, जरा खबर बनेगी। लास्ट टाइम आप आए थे सर, तो सियासतदानों ने, काफ़ी सारों ने फ़ोन करके कहा था कि खुदा के वास्ते ये तो बहुत सख्त है। मेरे ख्याल से इस दफ़ा काफ़ी सारे डॉक्टर्स फ़ोन करेंगे। लेकिन ठीक कह रहे हैं आप सर, हम अगर पाकिस्तानी हिस्ट्री के साथ साथ इसको लेते हुए चलें तो अभी हमने बिफ़ोर पाकिस्तान की बात कर ली। आपने इशारा किया कि जी बादशाह तो थे मुसलमान, लेकिन जो मुसलमान अवाम उन्नास थी उनका बहुत बुरा हाल था, लिहाजा ये कहना कि सारे मुसलमान जो हैं वो काबिल फ़ख्र थे और वो हुक्मरानी करते थे इस खित्ते पे, वो थोड़ा झूठ होगा। एंड आई एग्री विद यू सर। अब ये फटी हुई जुराबों वाली बात से ज़रा आगे चलें, या ज़रा वहाँ खड़े हों थोड़ी देर। पाकिस्तान बनाते हुए ये पाकिस्तान तहरीक नहीं, मेरा ख्याल है थोड़ी देर के लिए पीछे चलते हैं। ये जो कैबिनेट मिशन था 46 में आया, क्या नाम था उसका, आप मुझे बताएं। मेरे बुढ़ापे का यही एक ऐब है कि याददाश्त कमजोर हो जाती है जरा। उस वक्त तक तो विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया जना साहब रहने को तैयार, कन्फेडरेशन के लिए तैयार थे। ये मुल्क बुनियादी तौर पे बानी, ठीक है, अच्छा ये मुल्क बेसिकली इसकी बानी तो कांग्रेस की कमीनगी है। कांग्रेस अगर कमीनगी न करती, कुशादा दिली का थोड़ा मुजाहरा करती, अकोमोडेट करती, और सबसे बड़ी बात नेहरू का कॉम्प्लेक्स था। चूंकि नेहरू बहुत कदावर शख्सियत होने के बावजूद जना साहब के मामले में ही वॉज अ मिजेट उनके मुकाबले पे। जना साहब अपनी ब्रिलियंस, अपनी मेहनत, अपने कैरेक्टर, अपनी जो उनकी पर्सनैलिटी थी, उनकी फिजिकल प्रेजेंस, नेहरू को खतरा यह था कि वो मुकम्मल तौर पे इनकी मौजूदगी में एक्लिप्स हो जाएगा, इसलिए ये हरकत की है। पाकिस्तान ये बाकी जब देखें, बात सुने, इस तरह की मूवमेंट्स चलती हैं तो जहां जहालत हो इतनी जबरदस्त कि ये मामे बन गए तुर्कों के, मतलब जहां लेवल ये हो कि अम्मा बोली ये फलाने की, और जान बेटा खिलाफत पे देना, और जो खिलाफत से जान छुड़ा रहे हैं तो मैं उनका ख्याल नहीं, वो छुड़ाने वाले को अता तुर्क कह रहे हैं, अपना बाप कह रहे हैं तुर्क, ये यहां खाम खा जुम्मे जंज के साथ। तो जहां ये लेवल हो वहां अजीब अजीब तरह के नारे। भुट्टो साहब को दुनिया से गए मुद्दतें हो गई, नारा लगा रहे हैं जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। स्टूपिड सी बात है। अब तो नाम भी बदलने पे उतर आए हैं साहब। सही, इमोशनल बात, अटैचमेंट, वो सब ठीक सर, लेकिन सियासत करी जाती है हाजिर में। मेरी बात सुने ना, बात सुने, नहीं मेरी बात सुने। वो
वो एक उसकी सिंबॉलिक वैल्यू होगी जी, जिंदा है जी, उसके कारनामे जिंदा है, हालांकि कोई कारनामा शारनामा नहीं है। खैर, कोई कारनामा नहीं है। तो ये उस वक्त अगर किसी ने नीम खानदा से आदमी ने उठ के नारा लगा दिया होगा, या हमारे यहाँ तो खानदा 2011 में भी ऐसा ऐसा जाहिल है, वो डॉक्टरेट करके इस तरह उगल रहे होते हैं लग बातें, बंदा सोचता है ये तो इज अ ब्लडी क्रैकपॉट। तो किसी ने उठ के क्या दिया होगा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये चिपट गए उसको कि जी ये इसका ये मतलब। कायदे आजम एक सेकुलर आदमी, बहस की जरूरत ही नहीं है। मेरे साथ तो कोई इस पे आर्ग्यूमेंट करे तो मैं हाथ जोड़ दूंगा कि जा यार मेरा ना मगज खा, मेरा टाइम ना जाया कर। कायदे आजम की पर्सनैलिटी देखें, उसका लिबास, बूदोबाश, उनका रहन सहन, उनका लाइफस्टाइल, उनकी हर चीज, वो तो अंग्रेजों से ज्यादा अंग्रेज थे, इसमें तो कोई शक नहीं। जी सर, वो जब रिटायर हुए थे बीच में 10 साल के लिए, सर जब वो मुस्लिम लीग से रिटायर हुए थे तो वो इंग्लैंड में जाके उन्होंने सियासत की थी। वो he was able to become a candidate for a party in England. वो लेकिन सर मैं बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपने खिलाफत मूवमेंट की स्टेटमेंट सामने ले आए। अब इतने देखें, बात सुने, अब उसमें भाई मेरे एक मैं मुसीबत ये है ना, इस मुल्क में सच भोजन, मेरे बारे में लोग कहते हैं कि बहुत मुंह फटा आदमी है, परवाह नहीं करता। मेरे जैसा बंदा भी सोच में पड़ जाता है कि यार इतना बड़ा सच बोल दूं तो कहीं इनके भेजे ही बाहर ना आ जाएं। ठीक है, मतलब एक हिंदू लीडर का जुमला है एक मुसलमान लीडर के बारे में, बाकी आई लीव इट टू योर कॉमन सेंस एंड द व्यूअर्स कॉमन सेंस। हिंदू लीडर ने एक मुसलमान लीडर के बारे में कहा कि यार बड़े सगीर के लोग बड़े ही दिलचस्प हैं, मैं गाय का गोश्त खाता हूं और हिंदुओं का लीडर हूं, फला आदमी सूअर का गोश्त खाता है, वो मुसलमानों का लीडर है। उसने अपना कन्फेशन किया उसने कि मैं गाय माता का गोश्त खाता हूं। तो ये यहां के लोग जो हैं, कभी गौर करें, बर्रे सगीर की टोटल जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसका कभी आप खुरा ढूंढने की कोशिश करें, फिर आप एनालाइज करें कि ये जो 60, 65, 62 करोड़ मुसलमान है यहां, इसमें कितने अरबियन नस्ल हैं, कितने सेंट्रल एशियंस हैं, कितने ये अफगान पठान, ये इस तरह कितने द्रविडियंस हैं, बाकी जो लोग हैं उनका ओरिजिन क्या है। ठीक है, नहीं वो जो मुसलमान हुए, मैं उनकी बात करूं, वो किन हालात में मुसलमान हुए, वो क्यों कर मुसलमान हुए, और उनको इस्लाम की कितनी समझ और कितना फहम थी। ये कोई रेफ्यूज तो नहीं था, कोई एस्केप तो नहीं था। मसलन मोहम्मद बिन कासिम के बारे में मैं अर्ज करूं, जब वो आया है, वो तो वॉरियर सीधा खलीफा ने कोई इतना कोई जबरदस्त खाता होता, वो मार धाड़ का जमाना अब तक हमारे यहां तो जारी है। मोहम्मद बिन कासिम को खाल में सी के लेके गए थे, उसको टॉर्चर देके मारा गया है वहां, इसलिए छोड़ें, ये बहुत पता नहीं क्या कर देते हैं, चीजों का सत्यानाश कर देते हैं, हकायक सारे सामने होते हैं। जब वो आया तो यहां जो दलित मलित शूदर थे उन पे 3-4 पाबंदियां थी कि अपनी पुश्त पे झाड़ू बांधोगे ताकि तुम्हारे निजस कदम जो धरती पे पड़े साथ साथ वो झाड़ू साफ करता रहे। सर पे टोपी नहीं रख सकते, साथ कुत्ता रखना है, दूर से पता लग जाए कि नीम इंसान टाइप को चीज आ रही है, शूदर आ रहा है। ठीक, इससे भी ज्यादा तौहीन आमेज एक ट्रेडिशन थी कि अगर, अच्छा, जूता पहनने की भी इजाजत नहीं थी कि अगर किसी दलित मलित या ये शूदर वगैरह इनमें से किसी के घर के बाहर अगर जूता पड़ा है तो उसको इजाजत नहीं थी अपने घर में दाखिल होने की, क्योंकि घर के बाहर जूते का मतलब यह था कि कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी अंदर है एंड यू आर नॉट सपोज टू गो एंड इंटरप्ट एंड डिस्टर्ब हिम। बात समझ में आई आपके? ये जो मोहम्मद बिन कासिम अरब्स आए हैं तो उनको ये जब पता चला कि ये एक कलमा है, एक लाइन है, इसके पढ़ने से और तो इज्जत हमें को मिले ना मिले, जो कि नहीं मिलती, कन्वर्ट्स को नहीं मिलती। वो कभी कोई इस बहुत ही निचले तबके का आदमी अगर कबूल कर भी ले तो बस ठीक है, ओके, शाबाश, वेरी गुड, आगे फर्क ना कोई रिश्ता देता है ना करता है फलाना। लेकिन झाड़ू उतर गया, कुत्ते से जान छूट गई, वो किसी गैर का जूता घर के बाहर देख के वो प्रोटेस्ट करने के काबिल हो गया। तो उनमें से आपने क्या निकालना है? मैं तो अक्सर कहता हूं कि कोई जेनेटिक इंजीनियर आके कोई यहां कोई कुछ सैंपलिंग वगैरह करे। गाइस, ये वीडियो है जिसमें इन्होंने बात की हसन निसार जी ने कि
भारत को 3 टुकड़ों में डिवाइड किया, जैसे कि बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान डिवाइड हो गया 3 हिस्सों में। इनको 3 हिस्सों में डिवाइड करके इनको मिला क्या, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, क्योंकि देखें हम लोगों को भारत को शायद इससे फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन फ़र्क तो पड़ा होगा, सारी सी बात है। भारत का एक अपने से हिस्सा जो है वो जुदा हो गया, और सिंध और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का ख़ासकर लाहौर हो गया, सिंध हो गया, बलूचिस्तान, मतलब बलूचिस्तान तो नहीं, खैर हाँ, ये सारी जगहें जो हैं वो भारत के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती हैं, और उनके जो धर्म और मज़हब के अकॉर्डिंगली भी बहुत ज़्यादा उनको अटैच करती हैं। लेकिन इसको डिवाइड करने के बाद आज हम लोग कहाँ पर पहुँच गए हैं, हम लोगों का फ्यूचर क्या है? हमारा फ्यूचर कुछ नहीं है हमारे पास। जैसे कि इन्होंने भी कहा कि हम लोग एक ऐसे कंट्री इन्होंने बना दी है जिसमें कुछ भी नहीं है इनके लोगों के लिए, सिर्फ जलील होने के अलावा। डॉक्टर की बात करें, सही कह रहे हैं, एक डॉक्टर एक टाइम पर 40 अगर पेशेंट्स को देख रहा है, तो सोचें कितना वो 1 घंटा भी मतलब एक पेशेंट को वो नहीं देता होगा, ऐसे ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब 1 घंटा क्या, आधा घंटा भी नहीं देता होगा, कभी 10-15 मिनट। अच्छा, मैं जब जाती हूँ ना हॉस्पिटल, मतलब एमरजेंसी में अगर जाते हैं, वो क्या करते हैं, हाथ में ना इधर से ऐसे चेक करते हैं, या फिर वो पट्टी शट्टी लगा कर, या फिर कानों में टूटियाँ लगा कर, तो वो से चेक करते हैं। उसके बाद ना बस वो एक पेपर लिखते हैं, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिख के ना दे देते हैं। इसमें भी उनका कमीशन होता है। तो अब वो गरीब है, गरीब दवाइयाँ खाए या ना खाए, उसको क्या समझ के वो दवाइयाँ खानी है कि नहीं। खैर मैं तो 1-2 खुराक ही लेती हूँ ताकि आराम आए, तो ठीक है, बस बाकी दैट्स रॉन्ग। तो खैर ये है इनका पॉइंट। और बाकी भुट्टो ज़िंदा है, भुट्टो कल भी ज़िंदा था, भुट्टो आज भी ज़िंदा, वो हमेशा ही ज़िंदा रहेगा। पता नहीं वो ऐसा कौन सा खाना खाते थे जो ज़िंदा है अब तक। हम लोगों को बाकी लोग सब मर चुके हैं, बस वही ज़िंदा है। यार ये एक ऐसा मुझे स्लोगन लगता है जो कि मुझे हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है कि देखो इन लोगों ने लोगों को किस तरह से पागल बनाया हुआ है। और भुट्टो साहब ने ऐसा क्या किया है जिसमें हम कहें कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बेनज़ीर भुट्टो का मैंने सुना था कि बेनज़ीर भुट्टो जो हैं उन्होंने बहुत सारा, जो ख़ासकर फीमेल्स थी उन लोगों के लिए बहुत काम किया और हेल्प करती थी लोगों की, और गरीबों की हेल्प करती थी, उनको राशन वगैरह, उनकी ग्रॉसरी वगैरह उनको करके देती थी। तो मतलब उनका मैंने सुना है। बाकी इसके अलावा मैंने कभी भुट्टो के बारे में नहीं सुना अच्छा, कभी ज़िया उल हक के बारे में अच्छा नहीं सुना। और जो कायदे आज़म हैं उनकी तो डेथ हो गई थी उसके बाद फ़ौरन कुछ दिनों के बाद। लेकिन बात यह है कि देखें उस टाइम पे चाहते तो ये नेहरू जो है और मतलब कायदे आज़म और ये सारे मिलकर डिवाइड होने से बचा सकते थे। इन लोगों ने खुद ही ये सारी स्टेटमेंट्स रखी और अलग कर दिया, और फिर इस तरह से सबको अलग करके बंटवारा करके और फिर जलील करने के लिए छोड़ दिया। खैर कायदे आज़म तो चले गए, शायद हो सकता है कायदे आज़म होते तो कुछ हो जाता कंट्री के हक़ में बेहतर। और उसके बाद इन लोगों ने उन्हीं को ही सब कुछ ऐसे लोगों के हाथों में आ गया जिन्होंने बर्बाद करके रख दिया। जैसे कि 1971 में इन्होंने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो है वो हरकतें की, उनके जेनोसाइड किया, उन लोगों के फीमेल्स के साथ उनको मारा पीटा, पता नहीं क्या क्या किया। उसके बाद फिर इन लोगों को उल्टी जलील भी होना पड़ा क्योंकि जो भारत है, भारत में उन लोगों को जो है वो उनको सरेंडर करना पड़ा अपने आप को भारत के सामने। तो ये सारी चीज़ें तो मुझे ना समझ नहीं आती कि ये लोग ऐसा करते क्यों हैं। बाकी इन लोगों को जब पता है कि जो है वो भारत की आर्मी वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एक बात है, जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था तो पाकिस्तान और भारत का जो आर्मी थी वो तो ऑलमोस्ट सेम थी। तो इन लोगों ने जो है फिर वो डिवाइड हुए, जैसे कि इन्होंने भी कहा कि वो उधर चले गए इधर चले गए, तो इन लोगों की ट्रेनिंग सेम थी। फिर भी ये लोग कैसे ये लोग हार गए, कैसे ये लोग अपने आप को इन्होंने जो है वो भारत से इतने वो पीछे चले गए हैं कि लगता ही नहीं है कि ये उनमें से कभी थे भी।
तो मुझे जो फ्यूचर नज़र आता है ना वो ये नज़र आता है कि पाकिस्तान का फ्यूचर अगले आने वाले ऑलमोस्ट 20 से 25 सालों तक तो कुछ भी फ्यूचर नहीं है, लेकिन हाँ भारत का आने वाले 10 से 15 सालों में भारत बहुत डिफरेंट हो जाएगा। ऑलमोस्ट हो चुका है लेकिन और ज़्यादा हो जाएगा। हम लोग सिर्फ आपस में लड़ते रहते हैं, लड़ाइयाँ करते रहते हैं, एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं। हम लोग कभी ख़ासकर हम लोग पाकिस्तानी जो है वो इन भारत पाकिस्तान इससे हटकर हम कभी सोचते ही नहीं है कि यार वो लोग कहाँ पहुँच गए हैं, दूसरी कंट्रीज़ के लोग। हाँ, वो लोग आसमानों पे पहुँचे हुए हैं, हम लोग आज भी वहीं के वहीं टिके हुए हैं। और वो कहते हैं ना बस रोटी कपड़ा और मकान मिल रहा है तो बस ठीक है, हमारा गुजारा हो रहा है, शुक्र है। ऐसा नहीं होता, हमें मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है अपने आप को कामयाब बनाने के लिए। तो जब फिर सब कुछ जैसे ये लॉकडाउन हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर हम लोग हाथ में हाथ और सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं और रोना धोना शुरू कर देते हैं कि यार हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम भूखे मर रहे हैं। तो भूखे क्यों मर रहे हैं? क्योंकि आप लोग पहले शुक्र अदा करके बैठ जाते हो कि जो है बस उसमें हम खुश हैं, और फिर उसके बाद आप हाथ पाँव चलाते नहीं हो, और फिर बाद में जब खाली हो जाता है तो फिर आप रोना धोना शुरू कर देते हो। तो फिर आप लोग तो इसको डिज़र्व करते हो। जब आप लोग काम नहीं कर सकते, आप लोग मेहनत नहीं कर सकते, तो फिर आप इस चीज़ को 100% डिज़र्व करते हो। और दूसरी बात दूसरा ये है कि हम मतलब सारे लोग जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री में जाके अपना जो है वो सारा सिस्टम चला रहे हैं, ठीक है। अब सब लोग बाहर आके सिस्टम चला रहे हैं, अपने बच्चों को बाहर भेजा हुआ है एजुकेशन के लिए, स्टडी के लिए, क्योंकि ये लोगों का ये है कि हमारे बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल मिले, एजुकेशन अच्छी मिले और हम भी अच्छी लाइफ सुकून की गुजार सकें। इसलिए उन लोगों ने अपना सारा सिस्टम आउट ऑफ कंट्री में बनाया हुआ है। लेकिन अगर आप यही देखें, गरीब मतलब जो इनके आम नॉर्मल लोग हैं, क्या उनके बारे में इन्होंने कभी नहीं सोचा? उन लोगों के साथ रहना भी इनको पसंद नहीं है कि ये लोग सोचते हैं कि इन्होंने पहले से ही प्लानिंग करके रख दी है कि हमने वहाँ पर जाना है, वहाँ पर रहना है। तो इसी वजह से इन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि देखो हमने इनसे बहुत कुछ लिया है, अब इन रिटर्न हमें कुछ देना चाहिए। बल्कि यार गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए ना, गवर्नमेंट को पाबंदी लगानी चाहिए कि भाई आप कंट्री को, आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, आपकी फैमिली यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए यार, और जाएं तो इस कुछ टाइम के लिए जा सकते हैं, परमानेंट नहीं। तो इस तरह का कुछ होना चाहिए। ये क्या कोई जिसका दिल कर रहा है वो लूट रहा है और जा रहा है और बाहर अपना सबको सिस्टम चला रहा है, कोई पिज़्ज़ा चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है। खैर गाइस, मुस्तकबिल तो मुझे नज़र आ रहा है, 20-25 साल तक तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। मेजर साहब ने, मुझे यहाँ पर याद आ रहा है कि मेजर साहब ने कहा था, मेजर गौरव आर्य जी ने, कि पाकिस्तान अगर अपने सारे मामलात को छोड़कर 20 से 25 साल तक अपने इकनॉमी पर फोकस करें तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मतलब काफ़ी आगे बढ़ सकता है। लेकिन ऐसा होगा नहीं। कल की आई हुई कंट्रीज़ जो है ना वो बहुत आगे पहुंच गई हैं, और हम लोग इतने 70-80 ईयर्स पहले के लोग जो हैं, कंट्री हमारी बनी है और अब तक हम लोगों ने कुछ नहीं किया। अब तक हम लोग सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं और बस मुंह से बोली जा रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे। खैर गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। मुझे तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, अब बर्दाश्त तो करना है। सो खैर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझसे कमेंट बॉक्स में, और बाकी लिंक वगैरह आप शेयर कर सकते हैं, सजेशंस वगैरह, अच्छी वीडियोस इंस्टाग्राम की आईडी पर मेंशन है, और कमेंट बॉक्स में भी और जीमेल में भी आप मुझे जो है वो मुझसे शेयर कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हुसैन मपरी, बाय।